और मेरे साथ इस चर्चा में भागीदारी दे रही हैं मेरी सहयोगी अनामिका सिंह। एक बार जोरदार तालियां आज के इन सभी खास मेहमानों के लिए। चूंकि हमारा मुद्दा है कि विपक्ष में कितना है दम। अब जब विपक्ष की बात हो रही है तो सबसे पहले विपक्ष के पास जाना होगा। स्वाति जी, आप मुस्कुरा रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लग रहा है कि आपके पास बताने के लिए। मैं सबसे पहले आ जाती हूँ सुप्रिया जी के पास। सुप्रिया जी, आप तेज तरार पत्रकार भी रही हैं, राजनीति में आप आई और कांग्रेस के साथ आपने अपना आगे का कारवां बढ़ाया। अब कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से सक्रियता प्रियंका गांधी की हुई है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर दम बढ़ा रही है अपना? मुझे इसमें कोई शक नहीं है, और शक इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी लोकतंत्र में आप विपक्ष को नकार नहीं सकते हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कहा कि क्या विपक्ष अपने एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट की बात आपने करी कि क्या विपक्ष सिर्फ विपक्ष के एक नाते राजनीति कर रहा है। किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत और एक जीते जागते विपक्ष का होना जरूरी है। ये सच बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये सच बात है कि बड़े बहुमत से जीते हैं, लेकिन जिस दिन विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा, और इससे सब लोग वाकिया रखते हैं। और जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश से आती हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, जिसको शायद हमें राजनीतिकरण जिसका नहीं करना चाहिए, राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं की, बच्चों की बातें हमें राजनीति से ऊपर उठ के करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आपने प्रियंका गांधी जी पर सवाल पूछा और उन्होंने अपनी पूरी दमखम और साख अगर उत्तर प्रदेश पे लगाई है तो जरूर वो यहां पे कांग्रेस का पुनर्जीवन करेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रही है। मतलब आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी जी के जाने के बाद अब वो प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी यूपी इंचार्ज है, तो इसमें राहुल गांधी के जाने के बाद की कोई बात ही नहीं है। अब दम बढ़ गया है यानी कि पार्टी के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं एंकर रह चुकी हूं तो आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकती हैं। ये मेरी एडवांटेज है। मैंने ये कहा प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश इंचार्ज है, और इसलिए जो पुनर्जीवन वो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कर रही है वो महत्वपूर्ण है। आप अपनी बातें मेरे मुंह से नहीं कहलवा सकती। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पहले राहुल गांधी बहुत एक्टिव रहते थे अमेठी को लेकर, रायबरेली को लेकर आने जाने को, लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हुई हैं क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी यूपी इंचार्ज है। ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी के सारे प्रयोग खत्म हो गए, प्रियंका गांधी बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी है। मुझे लगता है उनके प्रयोगों को, जो उन्होंने चीजें उत्तर प्रदेश में करी, उसको चलाने की बात है। और राहुल गांधी कभी भी जनरल सेक्रेटरी यूपी इंचार्ज नहीं थे। जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है प्रियंका जी, और उनका एकमात्र लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, तो कहीं पर आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल। स्वाति जी, सवाल आपसे है। अब प्रदेश सरकार को भी 3 साल लगभग होने वाले हैं। महिलाओं की बात है, महिलाओं की बात करके ही आप यहां तक पहुंची हैं। आपको लगता है कि इस समय जो माहौल है सीए को लेके या बाकी चीजों को लेके, महिलाएं बहुत आगे आई हैं, और कितना सही कितना गलत मानती हैं इसको? नहीं, मैं आपके सवाल को और आपके जवाब को, मैं दोनों को यहां पर कोट करते हुए बोलूंगी। जिसको आपने बोला कि महिलाएं आगे आई हैं, महिलाएं आगे नहीं आई हैं, विपक्ष आगे आया है। और विपक्ष इसलिए आया है क्योंकि अभी आपने बोला कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि सीएए में किसी के भी सिटीजनशिप को हम वापस नहीं ले रहे हैं। हम तो उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, और उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना सह करके वो आए हैं। हम तो उन्हें यहां पर जो शरणार्थी थे, हमने ये भी कोट किया, 2014 तक किसकी सरकार थी? 31 दिसंबर 2014 तक जितने लोग आए हैं जो इस देश में शरणार्थी के रूप में आए हैं, हम तो उनको सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देश विरोधी बात भी कर रहे हैं और यहां पर राजनीतिकरण भी कर रहे हैं, और इस देश के युवा को आप बरगला भी रहे हैं। मैं इस बात का जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि एक बहुत संगीन आरोप लगाया गया है। मैंने पहले ही कहा कि कहीं पर हम सब लोगों को, जब महिलाओं की बातें होती हैं, और एक महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है, जब से मैं राजनीति में आई हूं और मैंने राजनीति बचपन से देखी है, मैं राजनीतिक परिवार से हूं, महिलाओं और बच्चों की जब बातें होती तो शायद हमको राजनीतिक चश्मा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है। जहां तक सीए की बात है, और उस पर मेरा अपना व्यक्तिगत धारणा कुछ हो सकती है, पार्टी की बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब देना जरूरी है कि क्यों एक्सक्लूजन है, क्यों आप भूटानीज क्रिश्चियन को नहीं आने देंगे,
क्यों आप श्रीलंका में प्रताड़ित हिंदुओं को नहीं आने देंगे? क्यों इसको एक्सक्लूजनरी रखा गया है? क्यों आप सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान का बॉर्डर 7 राष्ट्रों से शेयर होता है और आप मात्र 3 देशों की बात कर रहे हैं। आप क्यों अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं जहां पर 138 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है और 1000 किलोमीटर का बॉर्डर जिस देश से शेयर होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करनी और कथनी में अंतर है। आपने कहा, प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं एनआरसी की बात हमारी सरकार में नहीं हुई है, और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की शुरुआत में जो कैबिनेट प्रिपेयर करता है स्टेटमेंट, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 24 जून को कहा है एनआरसी पूरे देश में लागू होगी। नवंबर 2019 तक अमित शाह जी ने कहा है एनआरसी लागू होगी। तो किसकी बात पर यकीन किया जाए? आप कहते हैं एनआरसी नहीं होगी और गृह मंत्रालय के दस्तावेज कहते हैं एनआरसी इस होगी। मुद्दे पे हम सवाल आगे भी करेंगे। अपर्णा जी, सवाल आपसे है। आपके मामले में देखा यह गया है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ती हैं आप, उसी परिवार की बहू हैं आप, लेकिन मतभेद मुझे कई बार लगता है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर दिखाई देते हैं। सीए की बात कर लेते हैं, छपाक फिल्म को लेकर बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज जो भी अभी नजदीकियों में भी हुए हैं, उसमें ऐसा क्या है जो मतलब मतभेद हो रहा है, मनभेद हो रहा है, क्या ऐसा कुछ है क्या? मनभेद वाली बात भी नहीं है, पर मैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी की बात नहीं, ये बहुत बड़े हमारे जो थिंक टैंक हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, वो है लोहिया जी। लोहिया जी कभी नहीं चाहते थे, अगर सीएए पे बात कर रहे हैं, ही नेवर वांटेड कि कंट्री पार्टीशन हो, विभाजन को तो उन्होंने कभी माना ही नहीं। इसका भारी विरोध किया था उन्होंने इंदिरा जी का भी, जब बांग्लादेश से लड़ाई हुई थी। इसमें ये तथ्य मौजूद है, या अपर्णा यादव ने खुद नहीं बनाया, ये इतिहास है। पसंद तो आपको मोदी जी भी हैं, पसंद तो आपको, तो उसमें अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, पहले बात तो उसको क्यों बोले कि भाई गलत काम कर रहा है? ऐसे तो नेताजी कितनी बार मोदी जी से मिल चुके, कितनी बार उन्होंने उनकी तारीफ करी, उन्होंने आपसे उनसे तो नहीं पूछा। हो सकता है भाई मैं छोटी हूं इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि राजनीति जो है आदमी सम्मान के लिए करता है, लेकिन और सम्मान देना भी चाहिए। स्वाति जी को आपके साथ बैठ के महसूस नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर कोई विपक्ष का नेता बैठा हुआ है? मैं बताना चाहूंगी, हम 5 महिलाएं हैं और मुझे कहीं से भी यही नहीं लग रहा है कि वो कांग्रेस की, ये सपा की, मैं भाजपा की और आप दोनों एंकर है, अगर महिला की बात है तो जी। लेकिन अगर आप पार्टी लाइन की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, तो वहां पर अलग अलग होती है। मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने सीएए के लिए बोला कि हम इंडियन टेरिटरी से जितने भी कंट्रीज लग रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वहां के लोगों को आप सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे हैं। पहले तो कांग्रेस ये कंफर्म करे, आप इस मन से ये बता दीजिए कि आप सीएए के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो क्लियर करिए। आप तो कह रहे हैं सीएए हटाओ, क्योंकि आपकी बात में शक है, क्योंकि आपकी बात में शंका है, आपकी बात में आशंका है, आप डर रहे हैं। आप नहीं, ये शक क्यों है? आपकी क्यों है? ये शक इसलिए है क्योंकि आपकी, मैं बता रही हूं आपको, ये शक इसलिए है क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपकी कथनी और करनी में अंतर इसलिए है क्योंकि आपके तमामों मंत्रियों ने 2014 से अभी तक 9 बार पार्लियामेंट को बताया है कि एनआरसी पूरे देश में होगी। आपके गृह मंत्री ने नवंबर 2019 तक कहा है कि एनआरसी पूरे देश में होगी। आपके गृह मंत्रालय के दस्तावेज कहते हैं कि एनआरसी पूरे देश में होगी। आपके राष्ट्रपति ने खड़े होकर ज्वाइंट अधिवेशन में कैबिनेट के प्रिपेयर्ड भाषण को पढ़ा और कहा एनआरसी पूरे देश में होगी, और फिर प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं एनआरसी की तो जी कोई बात ही नहीं हुई है। तो आप किसका यकीन करेंगे? भूल गई, ये आशंका आप है, शायद भूल गए कि जवाब संसद में खड़े होकर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि अभी तो सीएए लाए हैं, एनआरसी भी ले आएंगे, उन्होंने कहा है। तो आप मान रही हैं? आपको एक तो चीज आप और ये बता मान रही है कि एनआरसी आपको होगी? मैं एक चीज और बता दूं कि 18 दिसंबर 2003 में मनमोहन सिंह जी ने ही कहा था कि जो बांग्लादेश से ऐसे शरणार्थी जो रेफ्यूजीज आए हैं, उनके सिटीजनशिप के लिए कुछ करना चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्हीं से उन्होंने कहा था। आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट ठीक है, हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रडिक्ट। आप ये कह रहे हैं गृह मंत्री ने कहा कि एनआरसी होगी, मतलब सवाल अपर्णा जी से कि देश में एनआरसी होगी। एनआरसी तो लगी गया है असम में, तो नहीं, सवाल अपर्णा जी से। प्रधानमंत्री ने तो कहा एनआरसी नहीं होगी। पहले होना नहीं होना दैट इज सेकेंडरी। आप पहले ये बताइए, हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं, अगर हमसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, देते हैं या नहीं देते हैं?
तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट में क्या ये पूछा- अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं कॉलेजेस में, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो मार्कशीट चाहिए, वो देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर किसी ने ये स्वाति जी, पूछ मैं लिया, आपसे सवाल CA को लेकर सवाल अपर्णा जी होना से है। नहीं होना, दैट इज सेकेंडरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप आप वो- उससे आप- पूछा आप- जाएगा, आप contradict कर रही हैं। मेरा- मैं एक बात contradict- बताऊं। ठीक है, ठीक है। Competition is ये I'm very not जाहिर है, contradicting. बहुत सारी महिलाएं हैं। हमारा You are saying- competition है, you are उसे saying CAA गृह मंत्री और कहते हैं NRC पे आके एक रुक मिनट। गया। ठीक है, You are saying CA गृह को मंत्री लेकर कहते हैं सवाल NRC अपर्णा जी होगा। आपसे है। अगर एनआरसी होगा गृह सुप्रिया जी, मंत्री कहते सुप्रिया हैं जी। तो क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं हाँ, नहीं झूठ होगा? सच की नहीं है। जब विपक्ष से, जब कांग्रेस ने ये सवाल किया कि यहाँ तो आपसे सब मैं डर रहे सवाल हैं। कर रही हूँ। एक सेकंड, आप मत सवाल, जो चीजें हो गई है ना, और आप यहाँ सवाल नहीं, करने के लिए नहीं बात बैठी हैं, खत्म करते हैं। आप जवाब देने के लिए बैठी आपने हैं। कहा- सवाल ये लोग करेंगे। नहीं, नहीं, सवाल आपने ये कहा लोग प्रधान- करेंगे। आपने आप कहा यहाँ गृह सवाल मंत्री के लिए NRC नहीं कर बैठी रहे हैं। हैं। आप आप कह रहे सवाल हैं के लिए गृह मंत्री बैठी NRC नहीं है। सा- और सुप्रिया जी, सवाल कांग्रेस पूछने दीजिए। जब कांग्रेस का देखिए। सुपड़ा साफ हो गया तो सवाल ही तो पूछेगा और कर क्या सकता है। अपर्णा जी, सवाल आपसे है कि आप सीए का सपोर्ट करती हैं, जी, किया जी। है आपने। जी। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता अखिलेश यादव इसका विरोध करते हैं, तो दिल के करीब कौन है, बीजेपी की योजनाएं या समाजवादी पार्टी? देखिए, इसमें ये मेरा अपना मानना है और मुझे लगता है कि सीए जैसा जो एक्ट आया है ये बहुत पहले से था। इट इज नथिंग विच इज न्यू, पहली बात। दूसरी बात, ये एक राष्ट्र के लिए और राष्ट्र का गणतंत्र अक्षुण्ण करने के लिए, यानी इसमें कभी भी वो ना हो, विभाजन ना हो, उसके लिए एक ये सबसे बड़ा महायज्ञ है। और इस प्रधानमंत्री, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, मैं समाजवादी की हूं इसलिए नहीं है, सबके प्रधानमंत्री हैं, वो आदरणीय नेताजी के भी प्रधानमंत्री हैं। मैं बोलना चाहती हूं कि उनके इस संकल्प के लिए, पवित्र संकल्प के लिए मेरा समर्थन इस राष्ट्रीय महायज्ञ के लिए एक आहुति है। इसी से लगा हुआ एक सवाल है कि गाहें बगाहें आपके बयानों की वजह से, आपके ट्वीट की वजह से लोग ऐसी चर्चा करते हैं सिर्फ मेरे ही, मैं तो यही नहीं भविष्य समझ पा रही हूँ। हमें तो बीजेपी जो के साथ है, नेताजी ऐसा कहते है हैं कि क्या? भाई मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो उनके अनुयायी हैं, वो कहते ही हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने, तो हम तो उनके अनुयायी हैं, हम तो कहते हैं भाई। तो क्या ये मान लिया जाए कि अपर्णा यादव का जो भविष्य है वो बीजेपी के साथ है? बिल्कुल ऐसी बात मैंने कही नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ, बार बार नेताजी का नाम ले रही हूँ, बार बार बीजेपी को साथ में जोड़ दे रही हैं। मुझे ये नहीं समझ में तारीफ आ तो रहा आप है। उनकी भी करती भाई हैं। अपने पिता की बात सुनना क्या गलत बात है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो फिर चलिए, इसमें सीए को लेके, मुझसे सवाल सीए क्यों? को लेके अभी बात चल रही थी। शाहीन बाग, या फिर चलिए शाहीन बाग को रहने देते हैं, प्रियंका गांधी को लेके। प्रियंका गांधी लखनऊ आती हैं, जो सीए के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनकी फैमिली वालों से जाके मिलती हैं। आपको लगता नहीं ऐसा कि ऐसा करके वो इस विरोध को, इस उपद्रव को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं कि लोगों को लगे नहीं प्रियंका गांधी तो साथ में करो उपद्रव? अनामिका जी, जिसको आप उपद्रव कह रही हैं उसको राजनीति में फंडामेंटल राइट कहा गया है। ये मूल अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और मीडिया शायद ये बात भूल गया है। फंडामेंटल राइट्स में लखनऊ में इतना ज्यादा उपद्रव हुआ, लोगों की मौत हुई, ओबी वैन्स जली, इतने ज्यादा लोग जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो कहीं ज्यादा इससे और जो प्रभावित खड़े हुए लोगों को पुलिस ने बंद कर दिया और अदालतों में कहा गया कि इनके पास हमारे कोई साक्ष्य नहीं थे, उनसे माफी कौन मांगेगा, उसका उत्तर कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा? चलिए, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है कि वो कैसे आपको न्यायिक प्रक्रिया है? क्योंकि उपद्रव आपने कह दिया, और दूसरी चीज न्यायिक प्रक्रिया है। आप इस पर स्टैंड गलत ले रही हैं, और इसलिए ले रही हैं, आप कह रही हैं उपद्रव, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हमें राइट दिया है, और इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जहां पर हम गलत होता हुआ या अन्याय होता हुआ देखेंगे, हम तीनों राजनीतिक लोग हैं, जहां पर उनको ठीक लगेगा वो जाकर उसका विरोध करेंगी या समर्थन करेंगी, जहां पर हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। राजनीति को उपद्रव कह देना तो बहुत गलत बात है, और मीडिया को लोकतंत्र के हित में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी बीच प्रियंका गांधी आती हैं, जेएनयू वाली पॉलिटिक्स उनकी होती है, जैकेट पहनती है, मुफलर लगाती है, बाइक पे बैठ के निकल लेती क्या है। जैकेट पहनना और मफलर लगाना गलत है? मैं भी पहनती हूँ। जेएनयू वाला स्टाइल जो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाला जो फॉर्म दिखा मुझे। और दूसरी बात ये भी कि उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की है, अभद्रता की है। फिर अगले दिन उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता और वो इस पर बोलने से इनकार करती हैं। आपने वीडियो देखा है, आपने देखा है वो कहां जा रही थी? वो कोई उपद्रव करने जैसा आप कहती हैं या प्रोटेस्ट में पार्ट लेने जा ही नहीं रही थी। पहली चीज, किसी एक व्यक्ति को पुलिस ने बंदी बना लिया था, जो यहाँ के एक्टिविस्ट हैं, दारापुरी जी, उम्र में बड़े हैं, वो उनके घर मिलने जा रही थी। इस पर कैसे उनको रोका जा सकता है? आप मुझे ये बताइए। आज मैं लखनऊ में हूं और मैं अगर सदफ जाफर के घर जाकर या फलाने दारापुरी जी के घर जाके मिलना चाहती हूं, क्या पुलिस को अधिकार है मुझे रोकने का?
आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं। अगर पुलिस को अधिकार रोकने का नहीं है और अगर मुझे लगता है कि मुझे गलत तरीके से रोका गया जैसा कि उनको लगा, तो उनको पूरा अधिकार है, वो चाहे चल के जाए या बाइक पर बैठ के इसका जाए, जवाब शायद स्वाति जी उनको देंगे। हेलमेट पहन लेना इसका जवाब चाहिए स्वाति था। जी देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस को अधिकार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इसमें मैं आपकी बात में जोड़कर ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई गलत मंशा से कोई काम करेगा या कहीं जाएगा तो पुलिस को अधिकार है उसे रोकने का। किसी से मिलने जाना गलत मंशा तो नहीं हो सकती मैंने है। कहा नहीं, आप प्रोवोक करने के लिए अगर जाओगे तो डेफिनेटली पुलिस वहां पर रोकेगी। और 2 हफ्ते बाद दारापुरी जी को बाइज्जत बरी करता है कोर्ट, और यूपी की पुलिस जिन्होंने रोका जाने से कहती है हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या वो पुलिस अब अपने वादे जांच पर हुई जाएगी? ना, हमने ये तो नहीं कहा, हमने तो क्लियर। एनआरसी और सीए को लेकर बार बार बोल रही हैं और योगी सरकार को आप घेर रही हैं या केंद्र सरकार को आप घेर रही हैं। क्या यही 2 मुद्दे अब कांग्रेस पार्टी के पास बिल्कुल रह भी गए? नहीं, बाकी मेरे सब पास कुछ बहुत उत्तर मुद्दे हैं। प्रदेश में सकुशल मुझे है। तो बताया गया था हम यहाँ पे बहुत बढ़िया महिलाओं की है। बात करेंगे, तो मैंने तो बहुत अध्ययन किया महिलाओं पर। मेरे पास उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बोलने को बहुत मुद्दे हैं और मैं इसलिए यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। और मुझे लगा था हम महिलाएं आएंगे तो हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत मुद्दे हैं। मेरे पास हेल्थ को लेके मुद्दा है, शिक्षा को लेके मुद्दा है, नारी की सुरक्षा को लेके मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं यंग स्वाति थी, सिंह जी, ऐसा क्यों होता है कि अभी 2.5 साल पूरे होने पर योगी जी राज्य की उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन फिर भी आप विरोधियों के निशाने पर आते हैं? ऐसी क्या वजह है? आप उनके हाथ में देखिए, पेपर है। मैंने देखा है कि कांग्रेस वाले जब भी किसी डिबेट में जाते हैं तो डेटा साथ में लेकर जाते हैं, लिख पढ़ कर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी लिख पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, उसके दिमाग में सारी चीजें बैठी हैं, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ठीक है। तो मैं आज ये कहना चाहती हूं कि हम 100 दिन का भी काम बताते हैं, 6 महीने का भी बताते हैं और 2 साल का भी बताते हैं। एनसीआरबी का एक डेटा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एनसीआरबी का आप डेटा देख लीजिए। एनसीआरबी का डेटा में मैं भी उत्तर देखती हूं। प्रदेश स्त्री की सुरक्षा के मामले में आज सबसे असुरक्षित प्रदेश में नंबर 1 लेकिन पर है। योगी सरकार ने इसका तो जवाब women- कौन देगा? महिलाओं के लिए रोमियो स्क्वाड्स बनाए हैं, फिर और वो रोमियो स्क्वाड क्या बनाए कर रहे हैं? मॉरल पुलिसिंग और महिलाओं की सुरक्षा में जमीन आसमान का अंतर है, ये याद रखिएगा। लेकिन मॉरल अभी पुलिसिंग पीछे और महिलाओं की आंकड़े पेश सुरक्षा किए गए हैं में योगी जिस सरकार तरह की का तरफ से। राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर ये लोगों को सवाल प्राप्त अब है। अपर्णा जी से होगा कि प्रदेश सरकार को 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, महिलाओं को लेकर बहुत सारे आंकड़े दे रही हैं वो। अभी आपको प्रदेश की मौजूदा हालात कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, अभी तो बहुत ज्यादा जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अभी तो अस्थिरता है बहुत। और एज अ सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने भाई काम बहुत किया है। नहीं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के जो आप बता रही हैं कि अव्यवस्था है, उसका खुद सपोर्ट कर रही हैं आप, यानी कि ये तो नहीं, मैं विरोध का बोल रही हूँ। जिस तरह से विरोध, जो आपने बात कही कि ओवी वैन जलाए गए, पत्रकारों को उसमें पीट दिया गया, जो मॉब प्रोटेस्टर्स थे उसमें कई पत्रकारों को ही उसमें बोला गया कि हम तुम्हें इसी गाड़ी में फूंक देंगे, क्योंकि भाई हमारे भी कई जानने वाले हैं वहां पर थे मौजूद। तो उन्होंने ये बातें हमें आकर के बताई कि इस तरीके की भी चीजें हुई। और बहुत सारी जैसे महिला हैं, बच्चे हैं, स्कूल आने जाने में दिक्कत हुई, कई दिन स्कूल बंद रहा लखनऊ में भी। तो ऐसा नहीं है, मगर ये तरीका मैंने कहा जो ये लोग कर रहे हैं, इट इज नॉट द राइट वे। प्रोटेस्टिंग इज अ गुड थिंग, यू कैन प्रोटेस्ट अबाउट एनीथिंग इफ यू डोंट लाइक, दैट्स योर फंडामेंटल राइट एज शी सेड। बट प्रोटेस्टिंग इन दिस वे वेयर इनकम टैक्स जहां दे रहा है, हम आप ये सब लोग जितने भी हैं यहाँ बैठे हुए, वी आर टैक्स पेयर्स। बसेस जो है किसी सरकार की नहीं भाई, हम लोग उसका टैक्स भर रहे हैं। रोडें हमारी भाई, सरकार हमारे टैक्स से वो रोड बन रही है, तो उसको किसने जलाने का और फूकने का और तोड़ने का और मारने का और पीटने का अधिकार दे रखा है? आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपको कोई चीज नहीं पसंद आई, आप प्रोटेस्ट करने लगे, मगर इस तरह से प्रोटेस्ट करना कहाँ तक जायज बात चलिए है? स्वाति जी, सवाल आपसे, क्या महिलाओं को आगे किया गया है या महिलाएं आगे हुई हैं प्रोटेस्ट के लिए? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को आगे किया गया है, कोई महिला प्रोटेस्ट वहां नहीं कर रही है। और आज ही आप देखिए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, चाहे यहां पर पुरुषों ने किया या महिलाएं अगर कर रही हैं, वो बाहर से लोग आए हैं, वो करवाया जा रहा है। जैसे आपने अभी बोला कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज को थोड़ा देखना चाहिए था कि आप ऐसा लगता है पब्लिक कि प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। हम टैक्सेस पे करते हैं इसलिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी बनी रहे, ना कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मैं एक बात बोलना Public चाहूंगी, property मैं बड़ा बात मुद्दा कर रही है हूं। आई थिंक कोई भी अपने राइट दिमाग में अपनी स्वेच्छा से कोई हिंसा की सराहना कर सकता है। हिंसा जहां पर होती है वो चीज गलत है। जहां पर कोई भी आंदोलन या कोई भी प्रोटेस्ट हिंसा पूर्वक हो जाता है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आपका जो भी आशय मुझे नहीं पता, और जहां तक मेरे पेपर्स की बात है,
मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं भी पत्रकार थी, तो मैं आंकड़ों से ही बात करती हूं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है पेपर लाना। उसमें आपको आपत्ति हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां तक महिलाओं की और पब्लिक प्रॉपर्टी की बात है, जो एक ये मानसिकता है, और ये बहुत ही पुरुषवादी समाज की मानसिकता है कि महिलाएं अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं तो उनसे कराया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, और वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि आदमी कहां है? आपको महिलाओं को देख के डर लगता है क्या? क्या महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं? अगर महिलाएं बाहर दिख जाती हैं सड़कों पर तो लोग क्यों डर जाते हैं? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई है। आपको क्यों लगता है लोग बाहर से प्रोटेस्ट करने के लिए आए? आप तोड़-फोड़ की बात कर रही हैं। क्योंकि जो महिलाएं वहां प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी हुई हैं, जब उनसे ये सवाल किया जाता है, मैंने तो मीडिया में ही देखा है कि आप यहां क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वो ये कहती हैं कि हमको पति छोड़कर गए हैं कि दिन भर यहां रहना, मैं शाम को लेने आऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? स्वाति जी, मैं घंटा घर भी गई हूं और शाहीन बाग भी गई हूं और बार बार गई हूं, और आपको मैं बता सकती हूं, एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूं, लोग गलत तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं, और ये मैं बहुत फक्र से कहती हूं और आज सबके बिहाफ पे कहती हूं पुरुषों के सामने, कि जिस तरह का अदम्य साहस और इनडोमिटेबल स्पिरिट एक औरत में होती है, वो आदमी में हो ही नहीं सकती है। ये मैं बहुत फख्र से और बहुत गर्व से बात कहती हूँ। तो ये कह देना, एक मिनट, ये कह देना कि उनको आप आगे करके खुद पीछे हैं, ये शायद कहीं आप महिलाओं का अमान कर रहे हैं। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर और अपनी बातें सामने रखी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए। तो नारी शक्ति को आपने यहाँ पर देखा, शुक्रिया। गर्मा गर्म बहस। आप सभी को थोड़ी देर के लिए मंच पर रोकना चाहेंगे और बुलाना चाहूंगा मैं हमारे सीनियर एडिटर अरुण पांडे जी को मंच पर मोमेंटो भेंट करने के लिए हमारे मेहमानों को। तो वाकई नारी की शक्ति का एहसास हो रहा था इस बहस के दौरान। तालियां। अन्ना जी और स्वाति जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर आने के लिए।